डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सिविल जज बनने के लिए अब 1 साल वकालत अनिवार्य। 2027 तक प्रैक्टिस की छूट। चयन के बाद 1 साल प्रशिक्षण और 1 साल क्लर्कशिप भी जरूरी। सोरेन सरकार को झटका। जेएसएससी जीसीएल समेत 22 परीक्षा पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने बदली उद्योग की परिभाषा। 1978 का ट्रिपल टेस्ट संशोधित। 9 जजों की पीठ का 5-4 का फैसला। लंबित मामलों में पुराना टेस्ट ही चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दारा सिंह की रिमिशन पर नाराजगी जताई। सजा समीक्षा बोर्ड को निर्णय लेने का निर्देश। कोर्ट ने कहा वरना हम लेंगे फैसला। ग्राहम स्टेंस और बेटों की हत्या में उम्र कैद काट रहा है दारा। लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है कि ऐसा प्रोग्राम जहां हमारे कानून विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में तमाम जानकारी देंगे। इस पहलू पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे आज के कानून विशेषज्ञ अधिवक्ता नरेंद्र बिष्ट जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। अगर आप सभी भी इस मामले पर कोई सवाल है या कोई आशंका है तो आप फ़ोन करके हमसे राय ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120612793, साथ ही 012061279386 पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लीगल प्रोग्राम की। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट पे आज हम बात करने वाले हैं और इस पर विशेष जानकारी के लिए नरेंद्र बिष्ट जी हैं। सर, पहला सवाल मेरा आपसे है कि ये एक्ट क्या है और इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, सोसाइटी जब डेवलप होती है तो उस समय उसके डेवलपमेंट के साथ बहुत सारी चीजें हैं जो डायरेक्ट सरकार कर पाती है और जो सरकार नहीं कर पाती है। तो ये ऐसा ही है जो सरकार, जो लोग अपने अलग अलग फील्ड के जो समाज सेवक होते हैं वो और जो एजुकेशन के फील्ड में काम करना चाहते हैं, अपना साइंस के फील्ड में काम, लिटरेचर के फील्ड में, तो वो लोग एक समूह बना के अपने कार्य को एग्जाम देने की कोशिश करते थे। तो इसीलिए 1860 का ये एक्ट है। देखिए, उस समय तो ब्रिटिश क्राउन थे तो उस समय भी लोग समाज सेवा की तरफ बढ़ते थे। तो ये समाज सेवकों के लिए एक ऑर्गेनाइज है, उसको एक कानूनी लीग फ्रेम देने की कोशिश ही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ताकि वो उस पर्टिकुलर एक्ट में अपने आप को उस एक्ट से फॉलो कर सके। इसलिए इस एक्ट की जरूरत पड़ी जी, इस एक्ट के अंदर काफ़ी संस्थाएं भी होंगी, तो नरेंद्र जी हमारी जनता को बताइए कि इस एक्ट के तहत कौन सी संस्थाएं रजिस्टर हो सकती हैं? देखिए, इसमें तो हर तरह की संस्था रजिस्टर हो सकती है, लेकिन उनका जो एम और ऑब्जेक्ट में सामाजिक सुधार होना चाहिए। समाज का जहाँ पे हित हो, वो सोसाइटी का जो इंटरेस्ट इन्वॉल्व होना चाहिए। वो एजुकेशन का फील्ड हो सकता है, वो अपना लिटरेचर हो सकता है, वो अपना मेडिकल हो सकता है, वो कोई भी फील्ड हो सकता है, आपका धर्मार्थ हो सकता है। जितने भी अपना पब्लिक इंटरेस्ट वाले जो भी आपको काम करना है, वो सब आप अपने सोसाइटी के एम्स और ऑब्जेक्ट में अपना उसको लिख के अपना उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। जी, लेकिन वो उसमें सामाजिक इंटरेस्ट होना चाहिए, सोशल इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज है।
रजिस्ट्रेशन के लिए नरेंद्र जी काफ़ी दस्तावेजों की भी ज़रूरत पड़ती होगी कानूनन रूप से, तो क्या ऐसे दस्तावेज हैं जिनकी इसमें आवश्यक आती है, मतलब क्या देखिए, आवश्यक दस्तावेज हैं? इसको इसको मैं दो भागों में डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। पहली चीज तो क्या है कि जब आपको कोई सोसाइटी रजिस्टर करनी है, मींस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोसाइटी, यस। सोसाइटी बनानी कैसे है। तो सोसाइटी बनाने के लिए आपके पास कम से कम जो है 7 लोग होने चाहिए, और उनका जो भी अपना एड्रेस प्रूफ है, अपना आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सब उनके पास होना चाहिए। इसके होने पे सोसाइटी रजिस्टर हो जाती है। 7 लोग चाहिए होते हैं उसके बाद आप मेंबर, उसमें इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें मेंबर कितने भी हो सकते हैं उसके बाद, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक सोसाइटी बनाने के लिए कम से कम 7 लोग चाहिए। दस्तावेजों की बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, या वो महत्वपूर्ण। दस्तावेज तो वो उसके बाद की बात है। हाँ जी। दस्तावेज जो आप कह रहे हो मेमोरेंडम, पहले तो एम और ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि आपका एम और ऑब्जेक्ट क्या है, किस फील्ड में काम कर रहे हो आपका। फिर उसके बाद उसके रूल्स आएंगे, रूल्स कैसे बनने हैं। उसके बाद आपके मेंबरशिप की बात आएगी कि मेंबरशिप कैसे बननी है, और कौन इसमें लाइफ टाइम मेंबर होंगे, कौन नहीं होंगे। आपका इलेक्शन के बारे में बात होगी, इलेक्शन कैसे होंगे, कब होंगे। उसके बाद आपका ऑडिट की बात होगी, ऑडिट कैसे होगा, क्या नहीं होगा। उसके बाद आपका इलेक्शन की बात आएगी, इलेक्शन कैसे होगा या नहीं होगा। उसके जी। बाद आपकी जनरल मीटिंग की बात आएगी, वो कैसे होगी, कैसे क्या होगी। तो ये सारी सारी कंप्लाइंसेस हैं। जी। कंप्लाइंसेस और कॉन्स्टिट्यूशन दो अलग अलग चीजें हैं। और जब आपको अपना एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के जाना जाएंगे रजिस्ट्रार के पास, तो आपके पास ये एक पूरा पूरा एक दस्तावेज का जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एम, ऑब्जेक्ट, आपका मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स क्या होगा, ये सब एक आपका एक अपना डॉक्यूमेंट्स बना के आपको ये जमा करना होगा। और साथ में जो आपके ये सारी चीजें हैं कि अपना आइडेंटिटी प्रूफ और अपना एड्रेस प्रूफ, सात मिनिमम 7 लोग, और जो होने के तो कई भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपका एलिजिबिलिटी के लिए 7 लोग हैं। ये इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है। सर, सोसाइटी के नियम और उपनियम क्या होते हैं और उनकी क्या महत्वता है? देखिए, सोसाइटी सिर्फ रजिस्टर करने से ही सोसाइटी का काम नहीं शुरू हो जाता है। जी। सोसाइटी एक्ट के हिसाब से आपको अपना जो आपका एम एंड ऑब्जेक्ट है, जो आपका मेमोरेंडम एसोसिएशन है, उसके वर्ड टू वर्ड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। आपने जो उसमें एसोसिएशन में लिख दिया, मेमोरेंडम एसोसिएशन में जो लिख दिया, उसका वर्ड टू वर्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जी। सपोज उसमें लिखा है कि आपका चुनाव इस तारीख को होना है, तो उस चुनाव उसी तारीख को होगा। तो मेरा कहने का ये है कि जो आपकी सोसाइटी में जो रजिस्टर होने के बाद जो सारी चीजें आ गई, उसका आपको कंप्लाइंसेस वर्ड टू वर्ड करनी है। उसमें एजीएम कब होगी आपको लिखना पड़ेगा, और एजीएम होने के 14 डेज है, सेक्शन 4, आई थिंक सेक्शन 4 और समथिंग है, कि आपको वो इन्फॉर्म करना होता है रजिस्ट्रार को। तो वो उसकी बाद की प्रोसेस है कि आपको कंप्लाइंसेस करनी पड़ेंगी उसकी। वो सिर्फ इसलिए है कि ताकि आपके पास जो सोसाइटी का जो आपके पास जो फंड आया, सरकार का आया या किसी भी एजेंसी से आया, आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हो, कैसे आप उसका अपने पास लेखा जोखा रखते हो। इसलिए इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको वो टाइमली अपना रजिस्ट्रार को देनी होती है। चुनाव वाली बात है, चुनाव एक अपना मुद्दा है। एक आदमी कितने टाइम चेयरमैन बन पाएगा, कब तक रहेगा, लाइफ टाइम होगा, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद अलग चीजें भी आती हैं, उसमें बहुत सारी चीजें। उसके बाद अगर आपको इसमें 12 का सर्टिफिकेट चाहिए, उसकी कंप्लाइंसेस अलग है। जी। 80 का सेक्शन 80 इनकम टैक्स चाहिए, उसकी अलग है। तो ये सारी तो उसके बाद की प्रोसेस है, पर बेसिकली ये आपको होना जरूरी है, नरेंद्र जी, कंप्लाइंसेस होनी जरूरी है। जी, नरेंद्र जी, जैसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत सोसाइटी को काफ़ी अधिकार मिलते हैं, शक्तियाँ मिलती हैं, तो क्या ऐसे अधिकार मिलते हैं इस एक्ट के तहत सोसाइटी को? इस एक्ट के हिसाब से जो मैं फिर दोबारा कहूंगा कि जो हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट है, जो हमारा, उसके हिसाब से आप जो भी लीगल है, जो उसमें लिखा है, आप उसके हिसाब से काम कर सकते हो।
अब आपने उसमें लिख दिया कि आप ना एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं। जी एजुकेशन में आपका जो फील्ड है इतना वाइड है कि आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या है कि आप अगर आपने लिख दिया एजुकेशन है, तो एजुकेशन में आप बच्चों के लिए स्कूल चला सकते हो। आप कोई उसमें जो अपना जो लोग हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए आप क्लासेस भी चला सकते हो। तो और अपना ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज चला सकते हो। तो एजुकेशन का एक फिर बड़ा फील्ड है और इसमें कोई बार नहीं है। लेकिन जो पैरामाउंट है वो अपना वो है कि आपका पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, जी पब्लिक एट लार्ज को फायदा होना चाहिए। तो ये है सोसाइटी के अधिकार। सोसाइटी को इस तरह से अपना काम कर सकती है। वो फिर अगर उनके पास कंप्लाइंसेस पूरी हो गई हैं तो वो अपना फंड भी जनरेट कर सकती है, फंड ले सकती है, लोगों से एग्जम्पशन दे सकती है। तो ये सब सेक्शन 12 और 80 की जो का है वो इस तरह से है कि वो फिर उसके बाद अपना अपने फंड रेज खुद खुद कर सकती है। जी सर, रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत सोसाइटी के वित्त प्रबंधन में से क्या प्रावधान है, मतलब वित्त प्रबंधन के लिए तो क्या वही अभी प्रावधान है एक्ट में? ये बेसिकली ये वही जो हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं कि इसमें क्या है कि देखिए अगर कोई आदमी सोसाइटी के लिए कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, तो जब वो सोसाइटी के लिए कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो उसको भी तो बेनिफिट मिलेगा ना अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। जी तो ये सारे जो प्रावधान मैं आपको बता रहा हूँ सेक्शन 12 के, सेक्शन 80 के, ये सब प्रावधान उसी से लेकर है कि अगर कोई आदमी हमारी सोसाइटी में आके हमको डोनेट करता है तो उसका फायदा उनको इनकम टैक्स एग्जेम्पशन में मिलेगा। तो इसीलिए ये सोसाइटी के काम में अगर आप कोई सोसाइटी के लिए काम करते हो तो सरकार भी इसमें आपको इनकम टैक्स में जिस आदमी ने दिया है, जी तो इसमें सोसाइटी के लोग, इसमें जो सोसाइटी के जो लोग हैं वो उसमें सर्टिफिकेट इशू करेंगे और सर्टिफिकेट का फायदा वो जो डोनर है उसको अपने इनकम टैक्स में मिलेगा। जी ये कि बहुत बड़ी वो है इसमें जो फाइनेंस फील्ड के। लीगल हेल्पलाइन में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की इस चर्चा में एक बार फिर आगे बढ़ेंगे नरेंद्र बिष्ट जी के साथ। नरेंद्र बिष्ट जी, मेरा अगला सवाल आपसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के उल्लंघन के ऊपर है। स्वाभाविक बात है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के बाद भी सोसाइटी में कुछ उल्लंघन ज़रूर कर दिए जाते होंगे, तो उनके क्या परिणाम हो सकते हैं और इसके लिए क्या दंड है? देखिए अगर बेसिकली जो सोसाइटी के काम के हिसाब से अगर आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया तो उसके दोनों ही परिणाम है। परिणाम क्या है कि वो सोसाइटी को रजिस्ट्रार उसको टेक ओवर कर सकते हैं। जी उसका जो भी काम है रजिस्ट्रार उसको टेक ओवर कर सकता है। और अगर कोई गलत काम, अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस है तो उसमें सोसाइटी के अगेंस्ट एफआईआर भी हो सकती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है। अगर वो उसके पैसे फाइनेंशियल अगर अपना मिस एप्रोप्रिएशन है तो उसके खिलाफ वो उसकी पुलिस एफआईआर भी हो सकती है। क्योंकि जो भी सोसाइटी में जो भी इनके जो फाइनेंस होता है, जो फंड होता है, वो सिर्फ अपना दे आर ओनली द कस्टोडियन, वो लेके उनको उस कार्य के लिए करना पड़ता है जो सोसाइटी के एम और ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है, बट उसका एक प्रोसीजर है। ऐसे ही नहीं कि वो आपको आपको बिना सुने कर देंगे, आपको बुलाएंगे, आपको सुनेंगे, उसके बाद वो उसमें जो भी अपना एक्ट के हिसाब से प्रावधान होगा उसके हिसाब से वो आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, सोसाइटी के वार्षिक लेखा और ऑडिट के लिए क्या प्रावधान है रजिस्ट्रेशन एक्ट में? देखिए बेसिकली तो क्या है कि आपको हर साल अपना एक ऑडिट वाला जो भी है, जो भी अपना है वो जमा करना होता है अपना रजिस्ट्रार के पास। और एज सच उसमें वार्षिक को लेके जो अभी हम देख पा रहे हैं कि उसमें एक प्रोविजन है कि आपको जब भी आप अपनी एनुअल मीटिंग करेंगे, एनुअल मीटिंग रजिस्टर जो एक होता है उसको आपको मीटिंग होने के 14 दिन के अंदर आपको वो देना होता है अपना रजिस्ट्रार के पास। अगर आपके उसमें एसोसिएशन में कहीं नहीं लिखा है, कोई रूल्स नहीं बनाए हैं आपने, बायलॉज में नहीं है, तो जनवरी के महीने के 14 दिन के अंदर आपको वो अपना रजिस्ट्रार के पास सारी सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है 14 डेज के अंदर। जी
सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत नरेंद्र जी, जो सोसाइटी के परिसमापन होता है वो उसके लिए क्या प्रावधान है? देखिए, ये अपना जो चीजें है परिसमापन को लेके, ये जो स्टेट अमेंड्स आए थे और जो सेंटर है उसको लेके ये चीजें हमने देखी गई है उसमें परिसमापन को लेके। तो आपको और तरीके से भी इसको, वही है कि अगर आपका प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं है, कंप्लायंसेस नहीं है, आपने उस चीज को नहीं किया जो, और आपका एम्स और ऑब्जेक्ट थे, आपने उसकी एसोसिएशन के हिसाब से काम नहीं किया, तो उसका परिसमापन हो ही जाता है। जी। जो सोसाइटी एक्ट है सर, तो सोसाइटी एक्ट में जो सोसाइटी के प्रबंधन और पारदर्शिता की जो जवाबदेही है उसके लिए क्या प्रावधान है रजिस्ट्रेशन एक्ट में? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि आपकी जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये उस चीज में आपको हमेशा फायदा देगी जब आप इस सोसाइटी को लेके किसी भी कंपनी के पास जाके या सरकार से कोई भी अगर आप फंड या कोई प्रोजेक्ट आप लेते हो, तो उसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। जी। आपका जो सोसाइटी है वो ट्रांसपेरेंसी कितनी है उसमें। अपना ने सपोज क्या है कि एक आदमी पिछले 10 साल से उसका चेयरमैन है, तो वो कंटिन्यू 10 साल से ही बन रहा है, जी। तो उसके लिए एक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी वो उसके एसोसिएशन में दिखनी चाहिए। आपका आपका जो ऑडिट है, आपका जो एनुअल रिपोर्ट है, वो आपकी सबमिट होनी चाहिए, और वो एज पर या तो आपका जो मेमोरेंडम उसके साथ होनी चाहिए, या आप 14 डेज आफ्टर जनवरी वाले महीने में होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए उसका एक जिसे कहते हैं कि एक एसेंशियल पार्ट है। जी। सर, जैसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत सोसाइटी के सदस्यों के अधिकार और दायित्व क्या होते हैं इस रजिस्ट्रेशन एक्ट के देखिए, तहत? वो बेसिकली क्या कि आपका वो उसके ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कोई भी। वो एक्चुअली क्या, अगर आपका उसमें एसोसिएशन में सारी चीजें लिखी हैं, तो उनके तो बड़े राइट है, वो इकट्ठे होके किसी भी एजीएम में अपनी बात रख सकते हैं। अगर सोसाइटी में प्रॉपर वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट वो जा सकते हैं, उसके लोगों को इकट्ठा करके जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी उसमें लिखा होगा कि कैसे कैसे कंपनी, वो अगर उसका सोसाइटी में अगर कोई उसका उसके एम्स और ऑब्जेक्ट में कोई अमेंडमेंट करनी, तो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए मीटिंग के लिए। तो अगर वो नहीं है, उसमें नोटिस आपको जाना चाहिए, सब लोगों को, जितने भी मेंबर हैं उन सबको नोटिस जाने के बाद ही जाएगा, फिर वो लोग आएंगे। अगर वो नहीं इस तरह से नहीं करते, अगर कोई उसमें प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो मेंबर उसके अगेंस्ट अपना अपना प्रपोजल ला सकते हैं, कर सकते हैं उसको, वो उनके पास पूरे राइट है। सर, जो जैसे सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, आपने मेंबर्स की बात करी, तो अगर मेंबर्स के जो अधिकार हैं, उनके जो दायित्व हैं, उनके साथ अगर कोई मतलब गलत चीज़ होती है या उनके अधिकारों का पालन नहीं होता है, तो उसके लिए मेंबर्स के पास क्या प्रावधान है, क्या अधिकार है कि वो किस तरीके से उसके लिए एक्शन ले सकते हैं? वो जाके अपने सोसाइटी रजिस्ट्रार के पास अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। वो उसका पूरा प्रोसीजर है। सपोज मैं आपको, आई विल गिव एग्जांपल। सपोज क्या है कि अगर हर 2 साल में सोसाइटी में इलेक्शन होने हैं, जी। अगर वो इलेक्शन नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली वो रजिस्ट्रार के पास जाएंगे ना, जी। क्योंकि वो उनके राइट है कि भाई हर 2 साल में अगर सोसाइटी का इलेक्शन होना है तो वो होना है। अगर उस 2 साल के अंदर नहीं होता है, तो वो उस चीज के लिए जा सकते हैं उस रजिस्ट्रार के पास, और उनके पूरे राइट है। अगर सपोज क्या कि उनको एनुअल मीटिंग करनी है, कोई चीज है खरीदनी है, सपोज क्या है कि अगर कोई ऑडिट होनी है, तो ऑडिट होना है। अगर नहीं हुआ ऑडिट, तो उसके खिलाफ वो लोग जा सकते हैं कि जो भी इसमें एग्जीक्यूटिव है, ये इसमें ऑडिट नहीं करा रहे हैं। वो सारे प्रावधान है उसमें, और अपना वो जाके इसकी कंप्लेंट रजिस्ट्रार के पास कर सकते हैं, इलेक्शन के लिए करते हैं।
तो इसमें क्या है कि रजिस्ट्रार भी इसमें अपना टेक ओवर कर सकता है सोसाइटी को। वो अपना कोई आदमी इसमें अपॉइंट कर सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी आपका हमारे दर्शकों को रजिस्ट्रेशन एक्ट पे इतनी गहन जानकारी देने के लिए। फ़िलहाल इस हेल्पलाइन प्रोग्राम के साथ इतना ही। अगर आप भी हमारे लीगल हेल्पलाइन से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।